टेलीफोन की घंटी बजते ही इमरान ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। वो इस वक्त अपने फ्लैट पर मौजूद था। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बज़बान खबीश बोल रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज सुनाई दी। सुल्तान बोला नहीं करते जनाब, शाही हुक्म सादिर फरमाया करते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर शाही हुक्म सुन लो कि तुमने एहसन बेग और TX का फार्मूला वापस हासिल करना है, सर सुल्तान ने तहकमाना लहजे में कहा। आपका हुक्म सर, आंखों पर सुल्तान आली, लेकिन मैं इंतहाई गरीब, मुफलिस और कलाश रियाया का एक फर्द हूँ। आपके शाही हुक्म की तामील पर अखराजात उठेंगे और आजकल मेरी ये हालत है कि चाय की एक प्याली हासिल करने के लिए शहनशाह आली आगा सुलेमान पाशा के दरबार में मुझे कई घंटे कसीदा गोई करना पड़ती है। इमरान ने बड़े मासूमाना और मेहनत भरे लहजे में कहा। मेरा हुक्म तुम्हारी जात के लिए नहीं है, तुम्हारे ओहदे के लिए है, समझे? सर सुल्तान वाकई मूड में थे। ओह ओह, मगर सुल्तान आलिय मकाम मम तो आपकी रियाया में शामिल हूँ। आप मुझे तो हुक्म दे सकते हैं, मगर चीफ, वो तो हुक्म का लफ्ज दूसरों की जबान से सुनते ही बदक जाता है, इमरान ने घबराए हुए लहजे में कहा। फिर तुमने क्यों कहा था कि मैं हुक्म दिया करूं? अब भुगतो, तुम और तुम्हारा चीफ। मैंने जो हुक्म देना था दे दिया, और ये अच्छा हुआ, वरना न जाने तुम्हारे चीफ को आमादा करने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ते, सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा। सिर्फ 10-12 ही काफी रहते, अब आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दी जा सकती, इमरान ने शरारत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। 10-12? क्या 10-12? सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। पापड़? आपने खुद ही तो कहा है कि न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते, इसलिए मैंने कम से कम तादाद बता दी है। चाय शहनशाह से मिल जाएगी और पापड़ सुल्तान से, मेरे मजे आ जाएंगे, इमरान ने कहा। और दूसरी तरफ सर सुल्तान बेख्तियार हंस पड़े। इमरान, मैंने तुम्हारे कहने पर जब TX फार्मूले और एहसन बेग के मुतल्लिक मालूमात हासिल की तो पता चला कि एहसन बेग ने यह फार्मूला बहरिया के डिफेंस सेक्रेटरी के साथ डिस्कस किया था, और फिर बहरिया के आला तरीन हुकाम ने उसमें दिलचस्पी ली, और बहरिया के आला हुकाम ने ही अपने तौर पर उस पर काम करने का फैसला किया था। चुनांचे बहरिया के बजट में उसके लिए भारी रकूमात मखसूस की गई और एहसन बेग को प्राइवेट लेबॉर्ट्री बनाकर दी गई। बहरिया के आला हुकाम ने उसकी मंजूरी बराह रास्त सदर से हासिल की थी। वो उसे वजारत साइंस के सामने उस वक्त लाना चाहते थे जब यह मुकम्मल हो जाए, क्योंकि उन्हें खतरा था कि वजारत साइंस से उसका इल्म सुपर पावर्स को हो सकता है, और सदर ने इस आइडिया को मंजूर कर दिया था। इसलिए वजारत साइंस को इस बारे में कतई कोई इल्म न था। मैंने जब इत्तेफाकन एक मीटिंग में सदर साहब से इस सिलसिले में बात की तो वो चौंक पड़े, और फिर उन्होंने मुझे ये सब कुछ बताया। इस पर मैंने बहरिया के सेक्रेटरी डिफेंस से बात की तो उन्हें इल्म ही न था कि एहसन बेग अगवा हो गया है और उसकी लेबॉर्ट्री तबाह हो चुकी है। वो तो मुतमईन बैठे हुए थे कि उसका इल्म किसी को नहीं, इसलिए यकीनन उस पर काम हो रहा होगा। चुनांचे उन्होंने फौरी तौर पर सदर ममलिकत को उसकी वापसी का कहा, और सदर ममलिकत ने मुझे कहा कि मैं चीफ को इस केस पर काम करने के लिए रजामंद करूं, क्योंकि बकौल सदर ममलिकत अगर ये फार्मूला मुकम्मल हो जाता तो पाक एशिया की बहरिया यकीनन नाकाबिल तस्खीर हो जाती, और जानते हो कि पाक एशिया के दुश्मन मुल्क काफिरिस्तान की बहरिया हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, और हमारे लिए इससे ताकतवर बहरिया तैयार करना नामुमकिन है। इसलिए इस फार्मूले की पाक एशिया के दिफा के लिए इंतहाई अहमियत है, सर सुल्तान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। लेकिन ये तो ज्यादती है सर सुल्तान कि इस कदर अहम फार्मूले और उसके संतान की पूरी तरह हिफाजत ही नहीं की गई, और जब कि उनकी नाअहली की वजह से ये गैब कर दिया गया है, तो अब सीक्रेट सर्विस पर बोझ डाला जा रहा है, इमरान ने कदर तल्ख लहजे में कहा। बहरिया का डिफेंस सेक्रेटरी इसका जिम्मेदार था, और उसे उसकी नाअहली और गफलत की फौरी सजा दे दी गई है। उसे न सिर्फ नौकरी से निकाल दिया गया है, बल्कि उसका कोर्ट मार्शल करके उसे सजा भी दे दी गई है, सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा।
ایسے نااہل اور غیر ذمہ دار لوگوں کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ بہرحال اب آپ کا نادر شاہی حکم چونکہ صادر ہو چکا ہے، اس لیے بغیر پاپڑ کھائے اب کام تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ بہرحال معاملہ پاک ایشیا کے مفادات کا ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، شکریہ، میں صدر صاحب کو رضامندی کی رپورٹ دے دوں۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی مطمئن آواز سنائی دی۔ بالکل دے دیں، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے خدا حافظ کے الفاظ سنتے ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اگر پہلے ہی اس کی مناسب حفاظت کی جاتی تو یہ مسئلہ ہی کھڑا نہ ہوتا، لیکن بہرحال اب اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے جولیا کا لہجہ یک لخت مؤدبانہ ہو گیا۔ ایک حلیہ نوٹ کرو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایسن بیگ کا حلیہ بھی بتا دیا اور اس کے قد و قامت کی تفصیل بھی بتا دی۔ اس آدمی کا ایسن بیگ ہے، یہ سائنسدان ہے، اسے اغوا کر دیا گیا ہے، اور اغوا کرنے والی تنظیم بلیک تھنڈر ہے، اسے اغوا کر کے کسی بھی انداز میں ملک سے باہر لے جایا گیا ہے۔ سیکرٹ سروس کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ ایئرپورٹ، چارٹرڈ طیاروں کی کمپنیوں، ٹرین اور بحری جہازوں اور ایسے تمام ذرائع جن سے کسی آدمی کو ملک سے باہر کسی بھی صورت میں نکالا جا سکتا ہو کو چیک کریں، اور اس بات کا سراغ لگائیں کہ ایسن بیگ کو کس ذریعے سے ملک سے باہر لے جایا گیا ہے۔ یہ کام انتہائی ہنگامی بنیادوں پر ہونا ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے جولیا نے جواب دیا، اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا، اور ٹون آنے پر اس نے دانش منزل کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جب رابطہ قائم ہوا تو اس نے بلیک زیرو کو جولیا کے دیے ہوئے حکم سے بریف کیا، تاکہ اگر جولیا سیکرٹ سروس کا کوئی رکن اسے کال کرے تو وہ معاملے کو ہینڈل کر سکے، اور پھر ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور دیوار میں نصب ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری میں سے ایک مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے لا کر میز پر رکھا اور اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ہیلو، عمران کالنگ اوور۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے کال دینی شروع کر دی۔ یس سر، ٹائیگر اٹینڈنگ یو اوور۔ چند منٹ بعد ٹرانسمیٹر سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر، سائنسدان ایسن بیگ کو بلیک تھنڈر کے وہ ایجنٹ جیمز اور جارج یقیناً اب تک ملک سے باہر لے جا چکے ہوں گے، لیکن وہ عام انداز میں اسے نہ لے گئے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے انہوں نے کسی ایسے گروپ کی خدمات حاصل کی ہوں جو لانچوں کے ذریعے سمگلنگ کا دھندا کرتے ہیں۔ تم اس آئیڈیا پر فوری کام شروع کر دو، اوور، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس باس، اوور، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پھر ٹرانسمیٹر کو الماری میں رکھ کر وہ فلیٹ سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے دانش منزل کی طرف بڑھی ہی چلی جا رہی تھی، تاکہ اگر سیکرٹ سروس کی طرف سے کوئی کال آئے تو وہ فوری طور پر کوئی لاہ عمل طے کر سکے۔ لیکن اچانک ایک موڑ مڑتے ہی وہ بری طرح چونک پڑا، اور بے اختیار اس کے ہونٹ پھنچ گئے، کیونکہ اس نے موڑ مڑتے ہی اپنے پیچھے سفید رنگ کی ایک کار کو بھی مڑتے ہوئے بیک مرر میں دیکھ لیا تھا، اور اس کے ذہن میں یہ سفید کار اوپر آئی۔ اس نے فلیٹ سے روانہ ہونے کے بعد پہلے بھی 2 بار اس سفید کار کو چیک کیا تھا، لیکن چونکہ سڑک پر بے شمار کاریں تھیں اس لیے وہ اس کی موجودگی پر چونکا نہ تھا۔ لیکن اب موڑ پر جب اس نے اس سفید کار کو اپنے پیچھے مڑتے دیکھا تو وہ چونک پڑا تھا، اور پھر اگلے چوک سے اس نے دانش منزل کی طرف بڑھنے کی بجائے اس نے کار کو ایک اور سڑک پر موڑ دیا۔ وہ اب اس سفید کار کو اچھی طرح چیک کرنا چاہتا تھا، اور پھر واقعی 2-3 موڑ مڑنے کے بعد اسے یقین آ گیا کہ سفید کار اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ چنانچہ اس نے کار ایک ویران علاقے کی طرف جانے والی سڑک پر موڑ دی۔ کافی آگے جا کر جیسے ہی ایک تنگ سا موڑ آیا، عمران نے بجلی کی سی تیزی سے کار ایک سائیڈ پر روکی اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا، اور دوڑتا ہوا ایک درخت کے موٹے تنے کی اوٹ میں رک گیا۔ اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ سفید کار تیزی سے موڑ پر نمودار ہوئی، اور پھر اس کے ٹائر چیخ اٹھے۔ کار ایک جھٹکے سے عمران کی کار کے قریب رک گئی تھی۔
फ्रंट सीट पर 2 मकामी आदमी मौजूद थे और वो दोनों हैरत से इमरान की खाली कार को अंदर और इधर-उधर देख रहे थे। दूसरे लम्हे एक झटके से कार आगे बढ़ी ही थी कि इमरान ने रिवाल्वर का रुख उस कार के फ्रंट टायर की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका हुआ और दूसरे लम्हे सफेद कार बुरी तरह लड़कती हुई एक साइड पर रुकी और फिर उसमें से दोनों आदमी निकलकर दूसरी तरफ को दौड़ने ही लगे थे कि इमरान ने एक बार फिर ट्रिगर दबा दिया और एक के बाद दीगरे 2 धमाकों के साथ ही वो दोनों चीखते हुए उछलकर मुंह के बल जमीन पर गिरे। उन्होंने उठने की कोशिश की लेकिन नीचे गिरे और वो घिसटकर आगे की तरफ बढ़ने लगे। गोलियां दोनों के कूल्हों पर पड़ी थी, अलबत्ता रिवाल्वर अभी तक उन दोनों के हाथ में मौजूद थे। खबरदार, अब अगर हरकत की तो गोलियां खोपड़ियां तोड़ देंगी, रिवाल्वर फेंक दो, इमरान ने ऊंची आवाज में चीखते हुए कहा और उसके साथ ही उसने एक के बाद दीगरे 2 और फायर कर दिए। वो दोनों गोलियां उनके जिस्मों के करीब जमीन पर पड़ी और उन दोनों ने बेख्तियार चीखते हुए न सिर्फ हाथ में मौजूद रिवाल्वर दूर फेंक दिए बल्कि अपने दोनों हाथ भी अपने अपने सरों पर रख लिए और इमरान वो हवा उनके करीब पहुंच गया। इमरान दोनों में से एक के हाथ आगे बढ़कर नीचे गिर गया और इमरान के होंठ पिच गया। वो मर चुका था। इमरान ने दूसरे को हाथ से सीधा किया और फिर उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसे मोड़ दिया और इस आदमी की पहले से सब खस्ता हालत और ज्यादा तेजी से बिगड़ती चली गई। नाम बताओ, जल्दी करो वरना, इमरान ने पैर को जरा सा मोड़ते हुए सर्द लहजे में कहा। डकसन। मेरा नाम डकसन है, प्लीज ये पैर हटा लो, प्लीज, उस आदमी ने डूबते हुए लहजे में कहा और इमरान ने पैर हटा लिया। किसके कहने पर मेरा ताकुब कर रहे थे, बोलो वरना, इमरान ने हाथ में पकड़े हुए रिवाल्वर का रुख उसके सीने की तरफ करते हुए कहा। उसने देख लिया था कि दोनों आम से गुंडे थे, इसलिए जाहिर है वो किसी के हुक्म पर ही उसका ताकुब कर रहे होंगे। उस्ताद मार्टी के कहने पर हम उसके आदमी हैं, डकसन ने रुक रुक कर जवाब दिया। कहाँ रहता है मार्टी, जल्दी बताओ, इमरान ने और ज्यादा करख्त लहजे में कहा। बंदरगाह पर रेड लाइन सी क्लब में, डकसन ने रुक रुक कर जवाब दिया और उसके साथ ही उसकी आवाज बंद हो गई। वो भी खत्म हो चुका था। इमरान ने रिवाल्वर जेब में डाला और फिर झुककर उसने इन दोनों के हाथ पकड़े और उन्हें घसीटता हुआ सड़क पार करके उनकी कार की तरफ ले आया और फिर कार का दरवाजा खोलकर उसने इन दोनों को कार की अगली नशिस्त पर डाला और दरवाजा बंद करके वो तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद उसकी कार एक झटके से आगे बढ़ी और तेजी से दौड़ती चली गई। उसके ज़हन में खलबली सी मची हुई थी। नाम के लिहाज से तो मार्टी एक आम सा गुंडा लग रहा था और किसी आम से गुंडे से उसे ये तवक्को ना हो सकती थी कि उसके आदमी उसका बाकायदा ताक़ुब करते। यकीनन कोई खास ही मसला होगा। इसलिए वो फौरी तौर पर उस उस्ताद मार्टी को चेक कर लेना चाहता था और फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद उसकी कार बंदरगाह के इलाके में दाखिल हो गई। इमरान ने कार एक साइड पर रोकी और फिर डैशबोर्ड से उसने मास्क मेकअप बॉक्स निकाला। मास्क पहनकर उसने अपने चेहरे को बदलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका हुलिया मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। उसने कार बराह रास्त क्लब की तरफ ले जाने की बजाय उसे जनरल पार्किंग में रोका और फिर नीचे उतरकर उस तरफ को पैदल ही चलने लगा जिधर क्लब बने हुए थे। ये सारे क्लब मलाहों से पुर थे और यहाँ खुले आम शराब वगैरह भी फरोख्त होती थी। क्योंकि गैर मुल्की मलाहों की वजह से हुकूमत ने इन सी क्लबों को बाकायदा शराब फरोख्त करने के लाइसेंस जारी किए हुए थे। अभी इमरान क्लबों के बोर्ड पढ़ता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि उस एक क्लब के सामने टाइगर की कार खड़ी देखी और वो चौंक कर उस तरफ बढ़ा। अभी वो कार के करीब पहुंचा ही था कि उसने क्लब के बरामदे से टाइगर को बाहर आते हुए देखा। टाइगर, मेरे साथ आओ, इमरान ने उसके करीब आते ही कहा और टाइगर बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह, आप और यहाँ मेकअप में? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। उस्ताद मार्टी है यहाँ। उसके 2 आदमियों ने मेरा ताकुब करने की कोशिश की है। मैंने मार्टी को चेक करना है, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा और आगे बढ़ गया। ओह, हैरत है, मार्टी तो सिर्फ शराब की स्मगलिंग का धंधा करता है और बिल्कुल ही आम सा गुंडा है, टाइगर ने कहा। मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन बहरहाल उसे चेक तो करना है।
इमरान ने कहा और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। आइए, वो मुझे अच्छी तरह जानता है, इसलिए जल्द ही वो जबान खोल देगा, टाइगर ने कहा और तेज तेज कदम बढ़ाता आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो रेड लाइन नामी सी क्लब के मेन गेट से हॉल में दाखिल हो रहे थे। हॉल में वाकई मुख्तलिफ मुल्कों और कौमियतों के मला भरे हुए थे। शराब की बू और घटिया मनशियात के धुएं से फिजा में बेहद बोझल सी हो रही थी। एक तरफ काउंटर के पीछे एक भारी जिस्म का गुंडा खड़ा हुआ था। टाइगर को अपनी तरफ आते देखकर वो बुरी तरह चौंक पड़ा। आप बॉस कोबरा, आप और यहाँ? काउंटर मैन ने दांत निकालते हुए कदरे खौफजदा से लहजे में कहा। मार्टी कहाँ है? उसके लिए काम लाया हूं, टाइगर ने नर्म लहजे में कहा। बॉस दफ्तर में है जनाब, मैं आपकी आमद की इतला दे दूं, काउंटरमैन ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि पहले इतला के झंझट में पड़ता रहूं, टाइगर ने इस बार करख्त लहजे में कहा और एक साइड पर बनी हुई राहदारी की तरफ कदम बढ़ा दिए। इमरान खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। अब तुम्हारे रोह दाब का दायरा कार वाकई फैलता जा रहा है, इमरान ने राहदारी में दाखिल होते हुए कहा और टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। आप तो जानते हैं कि इस लाइफ में अगर रोब और दबदबा न रखा जाए तो ये लोग घास ही नहीं डालते, टाइगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मतलब ये कि अब तुम्हें बाकायदा घास डाली जाने लगी है, इमरान ने जवाब दिया और टाइगर एक बार फिर हंस पड़ा। अब वो दोनों एक बंद दरवाजे के सामने पहुंच चुके थे, जिसके बाहर दो मुसल्ला आदमी खड़े थे। टाइगर के करीब आते ही उन दोनों ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में टाइगर को सलाम किया, फिर एक ने जल्दी से मुड़कर दरवाजे को धकेल कर खोल दिया और टाइगर इस तरह अंदर दाखिल हुआ जैसे कोई बादशाह अपने मफ्तूहा इलाके में दाखिल हो रहा हो। तुम ओ कोबरे, तुम? इस तरह अचानक? अंदर सोफे पर एक तवाइफ नुमा औरत के साथ बैठे हुए एक भारी जिस्म के आदमी ने बेख्तियार उठकर खड़े होते हुए कहा। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तसरात थे। उसके हाथ में शराब का जाम था। तुम दफा हो जाओ, टाइगर ने उस औरत से मुखातिब होकर इंतहाई करख्त लहजे में कहा तो वो औरत तेजी से उठी और फिर तकरीबन दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। तुम्हारे दो आदमी एक शख्स अली इमरान का ताकुब कर रहे थे, क्यों? टाइगर ने उस औरत के बाहर जाते ही मार्टी से मुखातिब होकर कहा, जो अब ज़हनी तौर पर खासा संभला हुआ नजर आ रहा था। अरे कमाल है, तुम्हें इसकी खबर कैसे हो गई? वो दोनों तो अपने काम में माहिर हैं। वैसे मुझे हैरत है कि मैंने पहली बार लंबा धंधा हाथ में लिया है और तुम सर पर पहुंच गए हो, मार्टी ने बेख्तियार उछलते हुए कहा। तो तुम्हारा ख्याल था कि तुम कोबरे को हिस्सा दिए बगैर लंबा धंधा कर लोगे, टाइगर ने घुराते हुए कहा। ओह नहीं कोबरे, बस मुझे ख्याल ना रहा था। बहरहाल अब तुम्हें पता चल गया है तो मैं तुम्हारा हिस्सा देने के लिए तैयार हूं। बैठो, क्या पियोगे? मार्टी ने मुस्कुराते हुए कहा। कितना लंबा धंधा है? टाइगर ने उसी तरह सर लहजे में पूछा। अरे इतना लंबा धंधा भी नहीं है, मेरे लिए लंबा धंधा था, तुम्हारे लिए नहीं। सिर्फ 50,000 रुपए मिले हैं, मार्टी ने मुंह बनाते हुए कहा। किस पार्टी का काम है? टाइगर ने पूछा। उससे तुम्हारा क्या मतलब कोबरे? बस तुम अपना हिस्सा लो और उसे भूल जाओ, मार्टी ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर साइड में जा गिरा। टाइगर का भरपूर थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा था। उल्लू के पट्टे, कोबरे से उड़ने की कोशिश कर रहे हो, हकीर कीड़े, टाइगर ने घुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसके हाथ में लंबी नाल का एक भारी रिवॉल्वर नजर आने लग गया, जबकि इमरान इत्मीनान से एक साइड पर सोफे पर इस तरह बैठा हुआ था जैसे उसे सिर्फ तमाशा देखने से गर्ज हो। बब बताता हूं, प्लीज कोबरे, मुझे मत मारो प्लीज,
मार्टी ने बजाय कोई सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने के उल्टा गगियाते हुए कहा। बोलो, किस पार्टी का काम है? टाइगर ने तेज लहजे में पूछा। जैक्सन का, एक गैर मुल्की है, होटल शेरटन में ठहरा हुआ है, मार्टी ने जवाब दिया। कहां का रहने वाला है और तुमसे उसका राब्ता कैसे हुआ? टाइगर ने पहले से ज्यादा गुराट भरे लहजे में कहा। एक्रेमियन है। पहले रॉल्फ ने उसका काम किया था। एक आदमी को काफरिस्तान भिजवाया गया था और उस लॉन्च में मैं भी था क्योंकि मेरा माल भी जा रहा था। रास्ते में उससे तारुफ हो गया, फिर वो अचानक यहाँ मेरे पास पहुंचा और उसने मुझे ये काम दिया। पहले तो मैंने उसे कहा कि वो रॉल्फ की पार्टी है, इसलिए अगर मैंने उसका काम ले लिया तो रॉल्फ नाराज हो जाएगा, लेकिन उसने कहा कि वो ये काम किसी बड़े आदमी की बजाय मुझसे ही कराना चाहता है, तो मैंने हामी भर ली। काम भी मामूली सा था, एक आदमी की निगरानी करनी थी। उसने कहा था कि वो आदमी जिसका नाम इमरान है इंतहाई खतरनाक और होशियार आदमी है, इसलिए निगरानी इंतहाई मोहतात अंदाज में होनी चाहिए। चुनांचे मैंने रॉल्फ के ही दो आदमी डक्सन और जेफरे को हायर कर दिया। वो ऐसे काम करते रहते हैं और आधी रकम उन्हें दे दी, बस ये बात है। मार्टी ने सारी तफसील बता दी। अब तक क्या रिपोर्ट मिली है तुम्हें? टाइगर ने पूछा। रिपोर्ट डक्सन ने बराह रास्त उसे ही देनी थी, उसने खुद कहा था, मार्टी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, उसे फोन करके यहाँ बुलवाओ, टाइगर ने कहा। हो सकता है वो यहाँ ना आए, इसलिए इस बात को रहने दो। हमें वहीं जाना होगा, उसे साथ ले लो, इमरान ने सोफे से उठते हुए कहा। सुनो, तुमने हमारे साथ उस पार्टी के पास चलना है और अगर तुमने कोई शरारत करने की कोशिश की तो जानते हो कि तुम्हारा क्या हशर होगा, टाइगर ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। मैं जानता हूं, मैं कोई शरारत न करूंगा, मार्टी ने होंठ चबाते हुए कहा। सुनो, अगर तुमने कोई शरारत ना की तो मैं हिस्सा भी ना लूंगा, मेरा वादा। चलो, टाइगर ने कहा और मार्टी का सोता हुआ चेहरा हिस्सा न लेने की बात सुनते ही खिल उठा। वो वाकई एक थर्ड क्लास बदमाश था जिसके लिए मामूली सी दौलत भी बड़ी अहमियत रखती थी। थोड़ी देर बाद वो मार्टी की ही कार में बैठे शहर की तरफ उड़े चले जा रहे थे। मार्टी ड्राइविंग सीट पर था जबकि टाइगर साइड सीट पर बैठा हुआ था और इमरान अकबी सीट पर था। कार तेजी से दौड़ती हुई शहर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। क्या आज तुम्हारी मुलाकात उस जैक्सन से हुई है? पीछे बैठे हुए इमरान ने पूछा। हाँ, 2 बार हुई है। एक बार मैं उसके होटल गया था, दूसरी बार वो मेरे पास आया था, मार्टी ने जवाब देते हुए कहा। उसका हुलिया तफसील से बताओ और कमरा नंबर भी, इमरान ने पूछा और मार्टी ने हुलिया बताना शुरू कर दिया और साथ ही कमरा नंबर भी बता दिया। कार एक साइड पर रोक दो मार्टी, हमने कुछ मशवरे करने हैं, अचानक इमरान ने कहा और मार्टी ने साथ बैठे हुए टाइगर की तरफ देखा तो टाइगर ने भी इस बात में सर हिला दिया और मार्टी ने कार एक साइड पर करके जैसे ही रोकी, इमरान का हाथ घूमा और मार्टी चीख मारकर वहीं ड्राइविंग सीट पर ही औंधे मुंह गिर गया। इमरान ने पूरी कुव्वत से रिवाल्वर का दस्ता उसकी खोपड़ी पर मार दिया था। स्टीयरिंग पर गिरते ही उसने उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान की फौरी दूसरी ज़रब ने उसे हरकत करने के भी काबिल न छोड़ा। इसे उठाकर बाहर ले जाओ और झाड़ियों में डाल दो, इमरान ने टाइगर से कहा और टाइगर जल्दी से नीचे उतरा और घूमकर ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया। फिर उसने दरवाजा खोलकर मार्टी को बाहर खींचा और उसे कंधे पर डालकर साइड पर मौजूद बड़ी बड़ी झाड़ियों की तरफ बढ़ गया, जबकि इमरान अकबी सीट से उतरकर ड्राइविंग सीट पर आ गया। चंद लम्हों बाद टाइगर वापस आया तो इमरान ने उसे साइड सीट पर बैठने का इशारा किया और फिर उसके सीट पर बैठते ही उसने कार आगे बढ़ा दी। उसे होश आ गया तो टाइगर ने हिचकिचाते हुए कहा, तो क्या हुआ? अपने क्लब चला जाएगा, हमें सिर्फ उसे उस वक्त तक जैक्सन को किसी किस्म की इतला देने से रोकना है जब तक हम जैक्सन तक नहीं पहुंच जाते, इमरान ने कहा और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उनकी कार होटल शेरटन के कंपाउंड में पहुंचकर पार्किंग की तरफ बढ़ गई।
पार्किंग में कार रोककर इमरान और टाइगर नीचे उतरे और तेजी से कदम बढ़ाते मेन इमारत की तरफ बढ़ गए। कमरा नंबर 12 तीसरी मंजिल में जैक्सन साहब मौजूद हैं। इमरान ने काउंटर के पीछे खड़ी लड़की से मुखातिब होकर पूछा, जैक्सन साहब, वो तो 1 घंटा पहले कमरा छोड़ गए हैं। लड़की ने कहा तो इमरान और टाइगर दोनों चौंक पड़े। छोड़ गए हैं? कुछ बताकर गए हैं? हमने तो उनसे इंतहाई जरूरी बिजनेस टॉक करनी थी। इमरान ने लहजे में परेशानी का तासुर पैदा करते हुए कहा। बताया तो कुछ नहीं उन्होंने, लेकिन होटल की कार वो ले गए हैं। आपको कार काउंटर से मालूम हो जाएगा। लड़की ने हाल के दूसरे किनारे पर बने हुए काउंटर की तरफ इशारा करते हुए कहा और इमरान सर हिलाता हुआ उस काउंटर की तरफ बढ़ गया। मिस्टर जैक्सन होटल की कार लेकर गए हैं, क्या आप बता सकते हैं वो कहां गए हैं? इमरान ने काउंटर पर खड़े हुए नौजवान से मुखातिब होकर कहा। जी हां, वो एयरपोर्ट गए हैं। ये देखिए अंदराज। नौजवान ने अपने सामने पड़े हुए रजिस्टर के एक खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा। शुक्रिया, इमरान ने कहा और तेजी से वापस हॉल के मेन गेट की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो मार्टी की कार में बैठे हुए एयरपोर्ट की तरफ बढ़े चले जा रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचकर उन्होंने पूरी चेकिंग कर डाली, मगर ना ही जैक्सन किसी फ्लाइट पर गया था और ना एयरपोर्ट पर मौजूद था। इमरान एक पब्लिक फोन बूथ की तरफ बढ़ गया। उसने सिक्के डालकर होटल शेरटन के नंबर डायल किए। यस, होटल शेरटन। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। कार काउंटर से बात करनी है, इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, मैं कार काउंटर से बोल रहा हूं। चंद लम्हों बाद उसी नौजवान की आवाज सुनाई दी जिससे अभी उन्होंने कार काउंटर पर बात की थी। आपने बताया था कि मिस्टर जैक्सन होटल की कार लेकर एयरपोर्ट गए हैं, क्या कार वापस आ गई है? इमरान ने पूछा। यस सर, अभी चंद लम्हे पहले ड्राइवर आया है और अभी काउंटर पर ही मौजूद है, दूसरी तरफ से कहा गया। उसे जरा रिसीवर दीजिए, इमरान ने कहा। हेलो, मैं ड्राइवर बोल रहा हूं। चंद लम्हों बाद एक मुख्तलिफ आवाज सुनाई दी। मिस्टर जैक्सन को आपने कहां ड्रॉप किया है? इमरान ने पूछा। शाहीन एयरपोर्ट पर जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। ओह अच्छा, शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर वो तेजी से वापस मुड़ गया। चार्टर्ड कंपनी के एयरपोर्ट गया है, आओ शायद अभी वहीं मिल जाए, इमरान ने कहा, लेकिन फिर दूसरे लम्हे तेजी से मुड़ा और उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर डायल कर दिए। इंक्वायरी के लिए सिक्के ना डालना पड़ते थे, इसलिए उसने वैसे ही नंबर डायल कर दिए थे। यस, इंक्वायरी प्लीज। दूसरी तरफ से इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी। शाहीन चार्टर्ड कंपनी के एयरपोर्ट का नंबर दे दीजिए, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रेडल दबाकर राब्ता खत्म किया, कोट की छोटी जेब से सिक्के निकालकर डाले और ऑपरेटर का बताया हुआ नंबर डायल करना शुरू कर दिया। यस, शाहीन एयरपोर्ट। चंद लम्हों बाद एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। हमारे एक दोस्त मिस्टर जैक्सन आपके एयरपोर्ट पहुंचे हैं, ये मालूम करना चाहते हैं कि क्या वो अभी एयरपोर्ट पर हैं या किसी तैयारे पर जा चुके हैं, इमरान ने पूछा। और कोई तफसील? दूसरी तरफ से पूछा गया। वो होटल शेरटन से होटल की कार पर आए हैं, इमरान ने जवाब दिया। ओके, होल्ड करें, मैं मालूम करती हूं, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद आवाज दोबारा सुनाई दी। हेलो, क्या आप लाइन पर हैं? बोलने वाली का लहजा कारोबारी अंदाज में था। यस, इमरान ने जवाब दिया। मिस्टर जैक्सन अभी 15 मिनट पहले एक जेट तैयारा हायर करके नाराक रवाना हो गए हैं। उन्होंने एक्रेमिया के लिए
ही जेट तैयारा हायर कराया है और अकेले ही उस जेट तैयारे पर सफर कर रहे हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। आओ चलें। परिंदा तो उड़ गया, इमरान ने मुस्कुराते हुए पीछे खड़े टाइगर से कहा और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। ये कौन हो सकता है बॉस, मेरी समझ में यही बात नहीं आ रही। टाइगर ने बैरूनी गेट की तरफ बढ़ते हुए कहा, मिल जाता तो पूछ लेता, बहरहाल तुम मार्टी की गाड़ी लेकर वापस चले जाओ, मैं टैक्सी पर जा रहा हूं, इमरान ने कहा और फिर टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ने लगा। आपकी गाड़ी भी तो वहीं है, उसे फ्लैट पहुंचा दूं, टाइगर ने पूछा। उस खटारा को किसने उठाना है, मैं मंगवा लूंगा, इमरान ने कहा और टाइगर मुस्कुराता हुआ पार्किंग की तरफ बढ़ गया। इमरान ने टैक्सी हायर की और फिर थोड़ी देर बाद ही वो दानिश मंजिल के करीब चौक पर से छोड़कर पैदल ही दानिश मंजिल की तरफ बढ़ गया। खैरियत इमरान साहब, आज पैदल मार्च हो रही है, ब्लैक जीरो ने इमरान के ऑपरेशन रूम में दाखिल होते ही कुर्सी से उठते हुए कहा। मुशाहदे में इजाफा कर रहा हूं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। मुशाहदे में इजाफा, क्या मतलब? ब्लैक जीरो हैरान होकर पूछा। पैदल चलो तो इर्द गिर्द की चीजें नजदीक और साफ नजर आती हैं और वक्त मिल जाता है कि रात चलते इंसानों के चेहरों को पढ़ा जाए। दुकानों पर लगे हुए बोर्ड और सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियों के मॉडल, सब कुछ इत्मीनान से देखा जा सकता है। खास तौर पर फुटपाथ पर चलती हुई खवातीन के लिबास देखकर बदलते हुए माहौल का मुशाहदा हो जाता है, इमरान ने जवाब दिया और ब्लैक जीरो बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर उठाया और फिर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, रॉबर्ट एंड कंपनी। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। मिस्टर रॉबर्ट से बात कराएं, आका बोल रहा हूं, पाक एशिया से, इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद एक और आवाज सुनाई दी। हेलो रॉबर्ट बोल रहा हूं, बोलने वाले का लहजा सपाट था। स्पेशल फोन पर बात करो, इमरान ने इस बार X2 के लहजे में कहा। यस, दूसरी तरफ से मुख्तसर से जवाब दिया गया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने रिसीवर उठा लिया। रॉबर्ट बोल रहा हूं जनाब, रॉबर्ट का लहजा इस बार बेहद मुअद्दबाना था। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। एक हुलिया नोट करो, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने मार्टी का बताया हुआ जैक्सन का हुलिया बता दिया। नाम जैक्सन बताया गया है। कुछ देर पहले पाक एशिया के दारुल हुकूमत से एक स्पेशल जेट तैयारा हायर करा के नाराक रवाना हुआ है। तुम उसे एयरपोर्ट पर चेक करोगे और फिर उसकी निगरानी करोगे कि यह किससे मिलता है, कौन है। उसने यहां इमरान की खुफिया निगरानी कराने की कोशिश की है, लेकिन जब उसके मुतल्लिक मालूम हुआ तो यह नाराक रवाना हो चुका था, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। जो हुलिया आपने बताया है जनाब, उस लिहाज से तो उसका नाम डोनाल्ड है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। ये नाराक के एक ग्रुप रेड फॉक्स के चीफ क्लिंटन का असिस्टेंट और दस्ते रास्त है और कहा जाता है कि क्लिंटन का किसी बैनुल अक़वामी मुजरिम तंजीम से भी करीबी राब्ता है। वैसे इसका ग्रुप नाराक में बेहद बाअसर है, रॉबर्ट ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम इसकी निगरानी करो और अगर यह क्लिंटन को कोई रिपोर्ट दे तो वो रिपोर्ट फौरी तौर पर मुझे मिलनी चाहिए, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर,
मैं इंतजामात कर लूंगा, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। रेड फॉक्स नया नाम है, ब्लैक जीरो ने कहा। यह तो छोटी मछली होगी, असल मसला तो ब्लैक थंडर का है, इमरान ने कहा। क्या इस जैक्सन या डोनाल्ड ने आपकी निगरानी कराई थी, ब्लैक जीरो ने पूछा और इमरान ने उसे तफसील बता दी। फिर उसकी अचानक वापसी और उसके अंदाज में वापसी का क्या मैनी हुआ, ब्लैक जीरो ने चौंक कर पूछा। हो सकता है उसे ऊपर से कोई हुक्म मिला हो, बहरहाल रॉबर्ट होशियार आदमी है, उसकी रिपोर्ट वजाहत कर देगी, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही है कि इस बार मुझे ब्लैक थंडर के किसी हेडक्वार्टर से टकराना पड़ेगा, इमरान ने कहा। ओह, तो आपका मतलब है कि ब्लैक थंडर का हेडक्वार्टर नाराक में है, ब्लैक जीरो ने कहा। हो भी सकता है और नहीं भी, अब तक तो उसके एजेंट ही यहां आकर टकराते रहे हैं, लेकिन इस बार मुझे उनके पीछे जाना होगा। तुम ऐसा करो कि फौरन टीम को अलर्ट कर दो, इमरान ने कहा। फौरन टीम को क्या मतलब, ब्लैक जीरो ने चौंक कर पूछा। फॉरेन टीम से मतलब सीक्रेट सर्विस की वो टीम है जिससे फॉरेन मिशंस का खासा तजर्बा हो चुका है। मेरा मतलब है सफदर, कैप्टन शकील, तनवीर और जोलिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब है कि आपने अब सीक्रेट सर्विस को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, फॉरेन टीम और इनलैंड टीम, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। आमतौर पर होता तो ऐसे ही है, मुस्तनशियात अपनी जगह, इमरान ने जवाब दिया और ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।